हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। आज हम क्लास 10th का जो सीबीएसई का 2023-24 का सैंपल पर आया मैथ्स का, बाकी तो सारा आ गया, सैंपल पर आ गया आप, तो उसका पूरे पेपर मैथ्स को मैं पूरा तरह सॉल्व करूंगा और डिटेल में सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चन जो दिया है, एमसीक्यू भी जो दिया है या कोई भी क्वेश्चन दिया है, तो वो क्वेश्चन के अलावा कैसे उसमें क्वेश्चन और बन सकते हैं वो बताऊंगा। इसमें एक चीज है कि आप लोगों के क्वेश्चन पेपर पहले आप प्रिंट निकाल लो। ये निकालने के लिए आप cbseacademic.nic.in पे जाओगे, वहां पे आपको ये सीबीएसई का पेपर खोलोगे तो इस तरह का मोबाइल में खुलेगा, इस तरह का खुलेगा। इसमें आप ऐसे देख सकते हो, सबसे ऊपर साइंस का पेपर दिया है 10th का, और बीच में आपका मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक करके दिया है, तो और इसमें क्वेश्चन पेपर दिया और बगल में एमएस करके ये आपका सॉल्यूशन भी दिया है। तो इस तरह आप निकाल सकते हो और उसके बाद से आप एक एक क्वेश्चन को देखो, पेन कॉपी लेके बैठो, वीडियो देखने से पहले पेन कॉपी लेके और लिखोगे रिटेन में, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है सेक्शन ए में, 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन दिए हैं सेक्शन ए में। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है, रिटेन एज ए इक्वल टू दिया एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी दिया है एक्स वाई क्यूब। फिर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई जो है, आर कह रहा है कि पॉजिटिव आर प्राइम नंबर, ये आपके एक्स और वाई प्राइम नंबर है, एक्स वाई प्राइम नंबर है, एक्स वाई जो है प्राइम नंबर है। तो इसमें कह रहा है कि देन द रिजल्ट ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम पॉजिटिव इंटीजर बाय द एलसीएम ऑफ ए बी। जो आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट ए इंटू बी अपॉन कह रहा है कि एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो इसका हम एलसीएम कैसे, प्रोडक्ट तो आप लिख लोगे, यहाँ पे प्रोडक्ट में आ गया आपका एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई क्यूब, ये आपका प्रोडक्ट हो गया सिंपली। अब इन दोनों का एलसीएम कैसे निकालते हैं? कभी भी इस तरह क्वेश्चन आप इसमें जाके देखोगे एग्जाम्पलर, आपको बोर्ड की तैयारी करनी है, सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी के बाद एग्जाम्पलर करो, एग्जाम्पलर आप करोगे अच्छी तरह से, उसके बाद से कोई भी सैंपल पर लेकर आप सॉल्व कर सकते हो। तो अभी ए दिया है, बी दिया है यहाँ पे, अब इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले देखो यहाँ एक्स दिया है प्राइम नंबर और यहाँ एक्स यहाँ भी है, तो यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स है, तो जो हाईएस्ट पावर है एक्स क्यूब और एक्स में हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब का है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा। फिर आपको क्या करोगे, इंटू कर लो या ऐसे डॉट भी लगा सकते हो, वाई स्क्वायर या वाई क्यूब, तो वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में हाईएस्ट पावर आपका क्या है, वाई क्यूब का है ये वाला, तो यहाँ पे आ गया वाई क्यूब। बस ये आपका एलसीएम आ गया, ये आपका एलसीएम। अब देखो लो कैसे कटेगा, तो भाई यहां भी एक्स क्यूब था, इस एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, वाई क्यूब से वाई क्यूब कट जाएगा, बचेगा क्या आपका आंसर में, एक्स बचेगा यहाँ पे और वाई स्क्वायर, यही आपका आंसर बचेगा जो आपको यहाँ पे बी में दिया हुआ। तो पहले का आंसर इसमें बी है। अब इस क्वेश्चन को चेंज करके कैसे, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि वीडियो में आप थोड़ा लंबा हो जाएगा आप लोग, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन में बताऊंगा कि मान लो ये तो एलसीएम दिया है, एचसीएफ दे दिया और एचसीएफ से डिवाइड करने के लिए दे दिया, तब आप कैसे करोगे। तो मान लो यही चीज दे दिया आपको, ये तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, जैसे मान लो ए इंटू बी दिया है और यहाँ एचसीएफ दे दिया ए कॉमा बी, तो एचसीएफ दे दिया यदि निकालने के लिए, तो ये तो आपका ऐसे ही आएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई क्यूब। अब देखो दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, एचसीएफ में जब एक्स देखते हैं हम, तो इसमें एलसीएम हाईएस्ट पावर लेते हैं और एचसीएफ में लोएस्ट पावर लेते हैं। एचसीएफ में क्या करते हैं, लोएस्ट पावर एक्स, और वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में लोएस्ट पावर क्या आएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे काट दो, तो इससे लोएस्ट से ये लोएस्ट कट गया, वाई स्क्वायर से ये आपका ये वाई स्क्वायर कट गया, तो इसमें देखो क्या आ रहा है, एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये क्या आ गया एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो ये हमेशा क्या होता है कि a इंटू बी जो है दोनों नंबर, ये होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो सिंपल सी बात है, जब आप a इंटू बी को आप यहाँ पे a इंटू बी प्रोडक्ट को जब एलसीएम से डिवाइड किया कर रहे हो, तो जो आ रहा है ये एचसीएफ ही है, ये चीज क्या है, एचसीएफ आ रहा है। ये भी पूछ सकता है कि ये एचसीएफ है, इसका एचसीएफ बताओ, या एचसीएफ ये क्या एचसीएफ के इक्वल है कि नहीं, कुछ क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है। और जब इसको एचसीएफ से डिवाइड करो तो आपको क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है। ये आपको समझ में आ गया, पहले क्वेश्चन का आंसर बता दिया, एक्स्ट्रा जो चीज इसमें पूछ सकता हूं वही बता दें, कैसे एलसीएम निकालो, कैसे एचसीएफ निकालो। यहाँ पे ए और एक्स और वाई में दिया है, यहाँ एक्स देके यहाँ वाई देके इन दोनों को ए और बी में दे देता है, तब ए बी में भी आंसर पूछ सकता है। तो क्वेश्चन को जैसे पी क्यू में पूछ सकता है, कैसे भी करके आपको पूछ सकता है। बस ये देखना है कि एलसीएम जो होगा दोनों नंबर में जो हाईएस्ट पावर है वो लेंगे,
जो प्राइम नंबर दिए हैं और एचसीएफ में दोनों में लोएस्ट लेंगे। ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से हो गया। देखो दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द गिवन लीनियर पोलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू दिया है एफ एक्स, ठीक है, और आपको ऐसे ग्राफ दे रखा है, ये लाइन ऐसे कट कर रही है, ठीक है, ये कट किया है 0,3 पे, 3,0 पे, ये कट किया है 0,4 पे, ये आपका y हो गया, x डैश x हो गया यहाँ पे, ये y डैश, ठीक है, इस तरह ग्राफ आपको दिया है। ये आपको एक लाइन दी हुई है, कह रहा है कि y इक्वल टू एफ एक्स, ये कह रहा है कि गिवन लीनियर पोलिनोमियल, ये आपका लीनियर पोलिनोमियल दिया है, हैज, कह रहा है कि इसके 2 जीरो होंगे, ऑप्शन में लिखा है 2 जीरोज ए में, और बी में दिया है 1 जीरो एंड 0 इज 3, 1 जीरो होगा और वो जीरो आपका 3 होगा। सी में कह रहा है 1 जीरो एंड 0 इज 4, वो 1 जीरो होगा और 0 4 होगा। अगला कह रहा है कि नो जीरो, इसका कोई जीरो नहीं होगा। देखो इसमें क्या करना होता है, जब भी इस तरह का y, ये देखो y इधर दिया, x यहां दिया है, तो हम देखते हैं x, देखो ये इस x एक्सिस को कोई भी ग्राफ या कोई भी पोलिनोमियल, कोई भी लाइन, कोई भी कर्व जितने जगह कट करती है उतने इसके जीरो आते हैं, और जिस पॉइंट पे कट करती है वही आपका जीरो आ गया। तो इस वाले जो आपका पोलिनोमियल दिया है, ये लीनियर पोलिनोमियल है, एक लीनियर एक लाइन है, आपका स्ट्रेट लाइन है। तो ये देख रहे हो ये कहां कट करा, एक जगह इसने कट किया x एक्सिस को कट किया एक जगह, और इसका जो आपका जो जीरो आ रहा है कितना 3 आ रहा है। तो आपका इसका जो आंसर होगा कि इसमें 1 जीरो एंड 0 इज 3, क्या होगा 1 जीरो है, इसमें 1 जीरो आपका दिया है, ये 1 जीरो एंड द 0 इज 3, आपका क्या होगा 0 3 होगा। ये आपका ये दिया आपका इसमें बी में, इसका भी आंसर बी है। ये मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब ये क्वेश्चन देखो, ये तो मैंने क्वेश्चन जो दिया है इसमें सिंपल प्रूफ बता दिया। अब क्वेश्चन चेंज करके आता है, उसमें बच्चे फंसते हैं कैसे। कभी भी इसमें 2-3 तरीके से क्वेश्चन दे देता है, नंबर ऑफ जीरो भी पूछ देता है आपसे, जैसे इस तरह कर्व दे दिया आपको, ऐसे यही कर्व दे दिया और ऐसे दे दिया, ये नंबर ऑफ जीरो बताओ, तो 1 2 3 4 जगह कट किया तो ये 4 जीरो आएंगे इसके, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये आपका इसमें दिया है कि नंबर ऑफ जीरो बताओ, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो आपने बता दिया। अब ये जब चेंज करके आएगा तो कैसे करेगा, ये दे देगा x इक्वल टू एफ वाई, इस क्वेश्चन को दे देगा, x इधर दे दिया, y इधर दे दिया। अब जब ये ध्यान देखना है कि y इक्वल टू एफ एक्स है, ये पोलिनोमियल बोल दिया x इक्वल टू एफ वाई, x इक्वल टू एफ वाई जब बोलेगा तब ये वाला क्वेश्चन जो आपको दिया है तो इसमें एक ही जीरो आएगा, बट इसमें 0 4 हो जाएगा, ये 3 की जगह 0 4 हो जाएगा, इसमें 0 4 होगा, इस वाले क्वेश्चन में 4 होगा, 0 इसमें एक ही 0 होगा, 1 0 होगा और वो क्या होगा 0 4 होगा। अब इस वाले कर्व में ऐसे कर्व दे दिया, ये y आपका है, ये आपका x है, मान लो x डैश है और ये आपका y डैश है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो एक ही होगा, क्योंकि ये वाला जब कर्व देगा x इक्वल टू एफ वाई, तो जब x इक्वल टू एफ वाई तो y पे देखते हैं कि कर्व कितने जगह कट कर रहा है, और y इक्वल टू एफ एक्स दिया तो x पे देखते हैं कि कितने जगह कट कर रहा है। ये बच्चों को जनरली नहीं पता होता है, और ये क्वेश्चन कई बार आपका प्री बोर्ड में, स्कूलों में या चाहे बोर्ड में भी चेंज करके दे देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये दोनों टाइप के क्वेश्चन बता दिया कि y इक्वल टू एफ एक्स दिया है तब क्या करोगे आप, x, और x इक्वल टू एफ वाई दिया है तब क्या करो, x इक्वल टू एफ वाई दिया है तो आप y पे देखोगे, और y इक्वल टू एक्स दिया तो x पे देखोगे कितने जगह कट किया, जहां कट किया वही आपका 0 हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द लाइन रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नॉन इंटरसेक्टिंग व्हिच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो सिंपल सा एक कर्व बना के ऐसे दिया आपको यहाँ पे, और ये 2 लाइन ऐसे दिया हुआ है, 2 लाइन ऐसे दिखा रखा है, 2 लाइन आपको ऐसे दिखा रखा है, ठीक है, 2 लाइन दिखा रखा है, ये दोनों, ये बताना है कि ये, अब ये दोनों लाइन आपको क्या है, पैरेलल है। दोनों लाइन क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। पहले कि इसका इक्वेशन वही दिया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसका दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। 2 लाइन दिया हुआ है, दोनों का इक्वेशन दिया है, और जो आपकी इंटरसेक्टिंग करती है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, उस पे जो क्वेश्चंस आता है वही इसमें है। इसमें जो ऑप्शन आएगा आपका a1/a2, इसमें जब क्या होता है पैरेलल के लिए, फॉर पैरेलल लाइंस, पैरेलल में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, आपको पैरेलल लाइन हो चाहे नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा,
क्योंकि सोल्यूशन आता है जब लाइन इंटरसेक्ट करती है, कोई इंटरसेक्ट नहीं करेगी, सीधी जा रही है। तो इसमें जो होता है A1/A2 इक्वल टू आता है B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। आपको पता है ये A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये इसका क्या है ऑप्शन, इसमें भी बी दिया है, तो बी वाला ऑप्शन इसका भी क्या है करेक्ट है, बाकी के ऑप्शन अलग दिए हैं। अब देखो इसमें ये तो आपका हो गया क्वेश्चन। अब इसमें मान लो कि एक तो होता है ये पहला, ये मान लो सेकंड पार्ट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसमें आता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यही आपका मेन चीज है। तीसरी जो कंडीशन आता है कि लाइन कोइंसिडेंट है, एक लाइन पे दूसरी लाइन आ गई, तो इसको कोइंसिडेंट लाइन या इसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं। ये वर्ड याद रखना आपको, डिपेंडेंट लाइंस या इसको कोइंसिडेंट भी बोलते हैं, डिपेंडेंट लाइन या कोइंसिडेंट लाइन। तो इस वाले थर्ड वाले केस में क्या आता है A1/A2 इक्वल टू आता है B1/B2 इक्वल टू आता है C1/C2। तीनों इसमें क्या आएंगे इक्वल आएंगे। तो ये मेरे ख्याल से तीनों कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। इसमें दोनों पैरेलल थी, तो A1/A2 इक्वल टू B1/2 नॉट इक्वल टू, इसमें इसी तरह के क्वेश्चन में दोनों में K की वैल्यू डाल के आपको बोलेगा लाइंस पैरेलल है तो ये इस पे निकालोगे K की वैल्यू, और ये कोइंसिडेंट या डिपेंडेंट या मेनी सॉल्यूशन, आपका इसमें एक मेनी सॉल्यूशन भी आ सकता है। क्या होगा मेनी सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन जो होगा मेनी सॉल्यूशन आएगा। ये तीन चीज डिपेंडेंट कोइंसिडेंट मेनी सॉल्यूशन। इसमें क्या आ गया पैरेलल नो सॉल्यूशन। इसमें इंटरसेक्टिंग, ये आपका क्या है इंटरसेक्टिंग और क्या होगा नो सॉल्यूशन, इसमें वन सॉल्यूशन, सॉरी इसमें वन सॉल्यूशन आएगा या यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना आपको कि एक सॉल्यूशन पूछेगा या यूनिक सॉल्यूशन पूछेगा इसमें, ठीक है। जहां लाइन इंटरसेक्ट है इसमें एक के ऊपर एक चढ़ रही है लाइन, तो इसलिए कोइंसिडेंट डिपेंडेंट भी बोलते हैं, और इसमें मेनी सॉल्यूशन होता है, ठीक है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये थर्ड क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ गया। जो एक क्वेश्चन दिया तो उसका आंसर बता दिया, और भी जो इसमें बन सकते हैं क्वेश्चन मैंने बता दिया। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया 9x² - 6x - 2 इक्वल टू 0। इसका नेचर ऑफ द रूट्स बताना है इस इक्वेशन का। अब देखो इसमें क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का नेचर ऑफ द रूट बताने के लिए उसका हम डी निकालते हैं। डी को क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है डी होता है b² - 4ac। अब डी इसमें इस क्वेश्चन के लिए पहले देखो डी की वैल्यू क्या आ रही है, तो b की जगह क्या है, ये आपका कंपेयर करो किससे ax² + bx + c = 0। x² का कोफिशियंट जो होता है वो आपका a होता है। कई बार बच्चे 9x इसको पूरे को लिख देते हैं 9x को, तो a की जगह इसमें क्या दिया है, a की जगह लिख लो 9 आया है, b की जगह -6 है और c की जगह -2 है। तो इसमें जब पुट करोगे b² - 4ac, तो इसमें क्या आएगा b की जगह -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 9 और c की जगह -2। देखो माइनस का स्क्वायर कभी भी प्लस आएगा, तो ये 36 होगा। कई बार बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं, माइनस के स्क्वायर में -36 लिख देते हैं। 4 9 जा आपका हो गया 36 और c की वैल्यू आपको दिया है 2, तो ये आपका आ जाएगा 2, तो 36 इंटू 2 ये 72 हो जाएगा। कितना हो गया 72 हो गया। तो इसको आप जो ऐड कर लो, तो 6 और 2 आपका 8 हो गया और ये 9 और 7 108 हो गया। तो 108 जो आ रहा है ये क्या होता है डी जो आपने निकाला, ये डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। डी की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होती है तो दोनों रूट्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट मैंने अलग अलग आएंगे दोनों रूट। एक तो रियल होगा, रूट्स क्या होंगे रियल होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। तो रियल और डिस्टिंक्ट इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि रूट्स टू और रूट्स कितने आएंगे, दो रूट्स आएंगे इसके, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो इसमें सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है, चौथे का सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। इसमें लिखा है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। पहला ये जो हम दिया नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स के लिए क्या होता है डी जो तुम्हारा आपका निगेटिव आता है, डी लेस देन 0, डी की वैल्यू क्या आती है निगेटिव आती है। डी की वैल्यू जब निगेटिव आती है तो उसका कोई रूट्स नहीं निकलता है, वो फिर आपका इमेजिनरी रूट आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो वहां पे हम ये बोलते हैं यहाँ पे कि नो रियल रूट्स। इसमें क्या होता है नो रियल रूट्स, आपका कोई रियल रूट्स नहीं है, ठीक है। और d इक्वल टू जब 0 आता है, d इक्वल टू 0 आता है, d इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब होता है कि रूट्स जो है वो रियल है और क्या है इक्वल है।
इक्वल रूट आएगा, दोनों रूट्स आपके इक्वल, जिसमें जैसे डिस्टिंक्ट अलग अलग आ रहे हैं जो ये क्वेश्चन दिया है। और यदि यही कंप्लीट होल आपका कोई ये जीरो आता, जब जीरो आता तो आपका ये जो आता है रूट्स इसके जीरो पे क्या आएंगे, ये आपके दोनों रूट्स इक्वल आएंगे, दोनों रूट्स आपके इक्वल आएंगे और रियल आएंगे। अब कई बार कंप्लीटिंग होल स्क्वायर भी आता है, जब कंप्लीटिंग होल स्क्वायर आएगा तो रूल जो रूट्स जो होंगे वो आपके क्या होंगे, रेशनल आएंगे। और जैसे ये कंप्लीटिंग होल स्क्वायर नहीं है तो इसके रूट्स जो होंगे इरेशनल। ये भी बहुत बारीक चीज है, बुकों में नहीं दिया रहता है कि जब आपका डी कोई भी स्क्वायर नंबर आ रहा है, कोई भी स्क्वायर नंबर आ रहा है, जैसे मान लो कि 1 आया, 4 आया, 9 आया, 25 आया, 16 आया, 36 आया, 49 आया, 64 आया, कोई भी स्क्वायर नंबर आ रहा है तो रूट्स जो होंगे बिल्कुल रियल होंगे और आपका रेशनल आएंगे, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। और आपका स्क्वायर नंबर नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब जैसे ये दिया है तो इस वाले केस में क्या होगा, इरेशनल रूट आएंगे। रियल तो होंगे क्योंकि इरेशनल नंबर भी आपका रियल नंबर होता है, तो बट वो इरेशनल रूट्स होंगे। क्या आएंगे, इरेशनल रूट्स आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जैसे कोई आपको इसके पता है कि रूट्स अल्फा बीटा आते हैं, इस पे क्वेश्चन दे देते हैं, कोई एक रूट आपको दिया है इरेशनल नंबर, जैसे 2 प्लस रूट 3 दे दिया, एक रूट मान लो 2 प्लस रूट 3 दे दिया। अब बोला कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो। मैं देखो ये क्वेश्चन में अलग से भी एक्स्ट्रा पढ़ाते चले जा रहा हूं, जो जो दिमाग में आ रहा है, जो बोर्ड में आते हैं, मैं बोर्ड के अकॉर्डिंग तैयारी करा रहा हूं। तो आपको ये देखो ये क्वेश्चन में कभी का खत्म हो गया, फोर्थ में एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, ये सीखोगे सब बोर्ड के लिए बता रहा हूं। आपको बोर्ड की तैयारी करना है तो पूरा वीडियो देखो ध्यान से, आपको बहुत फायदा होगा। अब ये देखो इसमें मैं बता रहा था कि यदि एक रूट दिया यहाँ पे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो जो दिमाग में आता है टीचर के 30 साल से ऊपर हो गया मेरे को पढ़ाते हुए, तो वो चीजें मैं बता देता हूं उसी समय। तो इसमें जैसे दिया है कि एक रूट यदि अल्फा दिया है 2 प्लस रूट 3 और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो दे दिया निकालने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो। अब कैसे निकालोगे, एक ही रूट दिया है तो कभी भी ये कौन सा रूट है, ये इरेशनल रूट है, ये क्या है आपका इरेशनल रूट्स है, इरेशनल नंबर है ये। तो इरेशनल जब रूट होता है एक अल्फा, तो बीटा डायरेक्ट इसका कॉन्जुगेट हो जाता है 2 माइनस रूट 3। आपका जो रूट जो इरेशनल नंबर है उसका साइन चेंज कर दो बस। यदि अल्फा आपको दिया है तो बीटा पे क्या निकाल सकते हो, 2 माइनस रूट 3। अब यहाँ सम निकाल दो, सम आपको पता है अल्फा प्लस बीटा होता है, दोनों को जोड़ोगे रूट जो ये 4 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट निकालोगे, दोनों को स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 माइनस 3, ए भाई ये दोनों का प्रोडक्ट करोगे ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आएगा और ये 3 में डायरेक्ट बता रहा हूँ 1 आ गया। अब निकाल लो क्वाड्रेटिक जो आपका इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका होगा ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एस कितना आ रहा है 4 और एक्स प्लस पी आपकी वैल्यू 1 आ रही है इक्वल टू 0, ये आ गया आपका। तो ये इस तरह आप निकाल सकते हो जब आपको एक रूट दिया है और वो इरेशनल रूट दिया है, जैसे 2 प्लस रूट 3, तो रूट 3 वाले वैल्यू की उसको हम प्लस माइनस यहाँ करके, माइनस यदि प्लस दिया तो माइनस, माइनस दिया तो प्लस करके दूसरा रूट निकाल के सम निकाल देते हैं, प्रोडक्ट निकाल देते हैं। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 0। अब जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होता है तो 0 दिया रहता है, उसका px का फार्मूला होता है इस तरफ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निकालोगे तो x यहाँ k आता है, यहाँ पे k लगाते हैं क्योंकि कई उसके एस एक्स प्लस पी, इस तरह आएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में k लग के आता है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में k लगने की जरूरत नहीं क्योंकि यह जाके इधर 0 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अच्छी तरह ये फोर्थ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर ये 5th है, कह रहा है कि 2AP have the same common difference. The first term of the one is there is -1 and that of the other is -8. फर्स्ट आपका पहले का AP का फर्स्ट टर्म 1 है, -1 है और दूसरे का -8 है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 4 टर्म इज क्या होगा। अब देखो ये NCERT के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखोगे NCERT के बुक में, तो ये NCERT की बुक है आपके पास, तो ये इसमें आप देखोगे 5.2 साइज जो नई बुक है, इसमें क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 12 कह रहा है कि द 2AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस देयर 100 टर्म इज 100, यानी 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। इसे पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो 100 टर्म का डिफरेंस यदि आपका 100 दिया था तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी आपका 100 ही होगा। रीजन क्या होता है कि जो दोनों का फर्स्ट यदि AP आप मानते हो उसका फर्स्ट टर्म ये है और सेकेंड AP
इसका फर्स्ट टर्म b है, तो जो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा 100 टर्म का डिफरेंस जो होगा वो आपका a माइनस बी आता है। क्या आता है? a माइनस बी, मतलब फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड आपका सेकेंड ab का फर्स्ट टर्म। तो ये यदि 100 है तो इसका भी आपका a माइनस बी आएगा, a माइनस बी ही आएगा, और वो भी आपका क्या होगा? 100 ही होगा। यदि किसी भी टर्म का आप डिफरेंस निकालोगे, यदि किसी भी एक टर्म का डिफरेंस जो है तो हर टर्म का डिफरेंस आपका सेम ही आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। तो सिंपल आप देख लो a माइनस बी है, तो a इसमें क्या है? a इसमें -1 है, और b इसमें क्या आपका दिया है? -8 दिया है। तो ये -1 और +8 हो जाएगा, तो 8 - 1 ये 7, तो 7 आपका इसमें क्या होगा? सी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो गया। अब आप यदि इसको करना चाहते हो तो सिंपल ऐसे करोगे, -1 प्लस क्या है? 4 टर्म। 4 टर्म आपका क्या होता है? a4 जो होता है a प्लस 3d होता है। तो ये इसका जब निकालोगे तो a1 -1 प्लस 3d हो जाएगा, क्योंकि d क्या है? सेम है। और दूसरे का निकालोगे तो -8 हो जाएगा, अब प्लस वो भी क्या होगा? आपका 3d होगा, क्योंकि a4 जो होगा a प्लस 3d होगा। ये पहले एपी का आपका 4 टर्म हुआ, ये आपका सेकेंड एपी का 4, दोनों को क्या करना है? माइनस करना है। माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये डी से डी कट गया, ये आपका 8 में से 1 गया, 7 आंसर हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, बट आपको यदि कॉन्सेप्ट पता है, ये हमेशा होता है एमसीक्यू जो ज़्यादातर आप जो एक्सरसाइज करते हो उसमें कोई कॉन्सेप्ट आया होता है, उसी कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन यहाँ दे देते हैं। यदि यहाँ आपको प्रूफ किया है, आपको ये पता है कि a माइनस बी आता है ये, और 100 के बराबर, और 1000 टर्म में भी 100 आता है, तो आप इसको 7 लिख सकते हो। मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में ये कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, एक लाइन सेगमेंट है, ये आपको दिया ज्वाइनिंग 2, -3, ये 2, -3 है, और यहां दिया है 5, 6 डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। मान लो कि ये एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, इससे ये एक्स एक्सिस मान लिया हमने, या ऐसे होता है एक्स एक्सिस, या ऐसे भी बना सकते हो। मान लो एक्स एक्सिस है और लाइन सेगमेंट ऐसे है, कहीं भी ऐसे हो सकता है, प्लस यहाँ पे, यहाँ माइनस। तो इस तरह आपको दिया, ये आप कोई कैसे फिगर बना सकते हो, फिगर से कोई उसमें मतलब नहीं है। मेन यहाँ क्या है कि आपको ये एक्स एक्सिस है, मान लो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे आप ये देखोगे, ठीक है, ये आपको मान लो एक्स एक्सिस है, तो ये आपको कह रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा। कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट 2, -3, ठीक है, एंड 5, 6 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। आपको पता है कि जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पे जो होता है वाई कोऑर्डिनेट जो होता है 0 होता है। एक्स पे आप कोई भी पॉइंट लगो, यहाँ 1, 0, 2, 0, और इसीलिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन जो होती है y = 0 होती है। तो एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 है, और आप इसको y कोऑर्डिनेट निकाल लो यहाँ पे। तो आप जब इसको लेते हो तो हम क्या लेते हैं? k/1 लेते हैं। क्या लेते हैं? k/1। रेशियो हम क्या लेते हैं? k/1। तो ये आपके ये पॉइंट है, तो इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा, y कोऑर्डिनेट इसमें क्या आएगा? 0 आएगा। y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 0 = क्या होगा आपका? ये देखोगे k × 6, ये क्योंकि फार्मूला आपका क्या होता है, ये आप इसको m लेते हो, इसको n लेते हो, तो my2 + ny1 अपॉन m + n, ये आपका फार्मूला होता है y कोऑर्डिनेट का। x कोऑर्डिनेट का क्या फार्मूला होता है? mx2 + nx1 अपॉन m + n। वो आपका, तो x की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट से हमारा k की वैल्यू, हमको k की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन में इसमें दिया है 1/2, उसके बाद दिया है 2/1, और उसके बाद से दिया है 2/5 सी में, और 5/2। ये 4 ऑप्शन दिए हुए आपको। अब देखो इसमें कैसे निकलेगा, तो आपको पता है 0 आएगा यहाँ पे, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। आप यहाँ से आप करोगे तो k × 6, क्योंकि my2 ये m है और n है, तो ये k से आप 6 में इंटू करोगे तो 6k हो जाएगा, और प्लस होता है 1 से -3 में इंटू करोगे तो -3 हो जाएगा। ये अपान क्या होगा? k+1। सिंपली अब देख रहे हो कि जब इधर 0 आएगा तो डिनोमिनेटर आपको इधर जाके 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या है? 6k - 3। 3 को आप इधर ले आओगे तो ये 3 = क्या हुआ? 6k। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? k = 3/6, k = 3/6, कट के आपका 1/2 हो गया। तो k की वैल्यू 1/2 आ रही है, तो आपको k/1 आपने लिया था ना, क्या लिया था? k/1 लिया था। तो k की जगह 1/2 पुट करोगे, रेशियो 1
कोई भी रेशियो 1/2 फ्रैक्शन में दिया है, आपकी वैल्यू ये 1/2 आ रही थी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपका 1:2 इसमें क्या होता है, करेक्ट आंसर था। ये भी ध्यान देना कि 1:2 होगा 2:1, इसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको यहाँ फिर से ये समझा देता हूँ कि k की वैल्यू 1/2 आ रही है, तो ये 1/2 रेशियो 1 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई एक ही नंबर से रेशियो को कर सकते हैं। तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से 2 एक कट गया, 1:2 आपका आंसर आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन जब आपके पास आता है एमसीक्यू, हम कितना, अब इतना हम समझाने में टाइम लगा, हमको डायरेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे। जब भी आपको दिया है, पता चला कि ये 2 पॉइंट है और ये एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रही है और आपको ये इसमें रेशियो निकालना है, सिंपल आपको वाई कोऑर्डिनेट पे दिमाग जाना चाहिए, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है। वाई जब 0 होता है तो नीचे वाला k+1 से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको ये दिमाग में होना चाहिए बार बार प्रैक्टिस करके कि k+1 इधर जाकर 0 हो जाएगा। आपको इस पर बस फोकस करना है, किस पार्ट पे, ये चीज 0 होती। जब भी एक्स एक्सिस पे होगा तो ये वाई कोऑर्डिनेट वाला ऊपर वाला पॉइंट 0 हो जाएगा। मतलब आपको ये ट्रिक लिख लेनी है कि my2 प्लस ny1 अब इक्वल टू आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। और m और n जो आप लेते हो k⁻1 में लेते हो, तो आपको ये भी यहां ध्यान रखना है कि ये k से y2 में आ रहा है, k इंटू और ये 1 आएगा। मैंने आपको एक ट्रिक लिख लेनी है यहाँ पे। ट्रिक में क्या लिखना है, जब आपका x एक्सिस पे, ये किसके लिए बता रहा हूं, x एक्सिस के लिए, x एक्सिस के लिए यदि आपको दे रहा है और पॉइंट आपको दिया है, तो आपको केवल k⁻1 में हमको लेना है, k इंटू y2 प्लस आपका y1 इक्वल टू 0 कर देना है। यहां से आप देख रहे हो तो क्या आएगा, आपकी k की वैल्यू जो होगा, k, मैं इसको टाइम आपको थोड़ा सा लगेगा समझने में, लेकिन ये आपको पेपर के लिए बहुत आसान रहेगा और बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे, देखो मैं यहां बता रहा हूं। आप यहां पे देख रहे हो कि यदि ये x एक्सिस पे है, ऑन x एक्सिस, x एक्सिस के लिए दिया है, तो आपका y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। लिख लो यहां पे y कोऑर्डिनेट जो होगा, y कोऑर्डिनेट जो होगा आपका 0 होगा x एक्सिस पे। तो y कोऑर्डिनेट जब 0 होगा तो यहां पे मैं आपको बता रहा था कि k इंटू 6, माने k की जगह क्या है आपका mx2 प्लस my2 प्लस ny1, मतलब k इंटू y2 प्लस आपका क्या होगा y1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। आपको ध्यान रखना है 1 इंटू ये आपका y1 है। अब y1 की वैल्यू अब यहां से आप निकालोगे तो ky2 इक्वल टू होगा -y1, मतलब k की वैल्यू जो आएगी -y1/y2। ये आपको ध्यान रखना है, अब ये आपको लर्न रखना है। इसी तरह ये आप यहां निकाल लेते हो ऑन, यहां दिया है y एक्सिस। यदि कोई पॉइंट y एक्सिस पे बोलता तो y एक्सिस पे क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है, x कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इसमें आपका क्या होगा, अब यहां से देखो जब x 0 होगा तो यहां से kx क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m+1, तो k इंटू क्या होगा x2 प्लस क्या होगा x1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि k+1 वाला टर्म 0, यहाँ पे ky2 प्लस y1 0 हो रहा है, यहाँ पे kx2 प्लस x1 0 हो रहा है। तो यहाँ से k की वैल्यु जो आप निकालोगे तो ये आप, मैं पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ, kx2 इक्वल टू -x1 हो जाएगा। तो k की वैल्यू यहाँ पे होगी -x1/x2। अब ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसे कितना जल्दी क्वेश्चन आपको ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आते हैं कि कोई पॉइंट x एक्सिस पे या y एक्सिस पे, तो सॉरी, ये आपको कब लगेगा, केवल एमसीक्यू के लिए लगेगा। किसके लिए, फॉर एमसीक्यू। ये फॉर मैं लिख देता हूं एमसीक्यू के लिए ही डायरेक्ट लगाओगे। यदि आप एक नंबर का क्वेश्चन दे रहा है और करके वर्किंग में दिखाना है तो नहीं ये करोगे, फिर ये ध्यान रखना आप लोगों को। तो अब यहां पे देखो ये क्या दिया है, ये x1 है, x1 y1 है, x2 y2 है। तो यहां से आप यदि लेते हो यहाँ पे तो x1, ये जो आप k⁻1 ऐसे आप लेते हो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्योंकि पहले पॉइंट क्या दिया है, ये वाला दिया है पॉइंट। तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे पहले पॉइंट आपको ये दिया है कि 2 -3 और 5, तो इसको हम x1 y1 ले लें, इसको x2 y2। तो यहाँ पे देख रहे हो माइनस आपका क्या दिया है y1 -3/6। तो ये कट के आपका क्या हो गया, ये कट गया तो आपका 1/2 आ गया, 3 से कट गया 2, ये माइनस प्लस हो गया। अब पता है k की वैल्यू आ रही है, k इक्वल टू आपका आ रहा है 1/2। तो रेशियो जो आपका हमेशा आएगा, अभी बताया कि 1/2 रेशियो 1 आ गया, तो ये आपका 1:2 हो गया। उसी तरह आप इसको कोई y एक्सिस होगा तो आप ऐसे निकाल सकते हो। इसमें y एक्सिस होता तो आपका क्या आता, x1 इसमें क्या है 2 -2 आपका कितना आता 5, क्या आता -2/5। ये ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस दिया है आपको, फार्मूले में माइनस है,
x1 2/5। तो माइनस जब आपका आता है इसका मतलब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा ये। इंटरनली एक्सटर्नली में क्या होता है, जब आपका k की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो ये मैं ये भी समझा देता हूं। यदि ये 2 पॉइंट है और इसके इंटरनली कोई लाइन डिवाइड कर रही है k/1 में, तो ये आपका ये पॉजिटिव आएगा। यदि निगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 पॉइंट है, ये एक्सटर्नली का ही इस पॉइंट्स को डिवाइड कर रही है लाइन, ये बाहर है, इसके बीच में नहीं है पॉइंट है। तो अब ये आपका k की वैल्यू आ गई, तो यहां से भी सेम आपका आ जाएगा 2/5/1, तो ये 2/5 हो जाएगा आंसर। इसीलिए यहां पे आंसर में दिया है 2/5, मैंने ये x का दिया हुआ है, मैंने x ये आपका x एक्सिस के लिए दिया है, आपका y एक्सिस के लिए दिया है। तो ये y इसी चीज को आप यदि y एक्सिस पे निकालते हो तो x कोऑर्डिनेट को आप लेते हैं यहाँ पे कि x कोऑर्डिनेट 0 होता, तो जो बच्चा x कोऑर्डिनेट लेकर ये मार देगा आंसर 2/5 आ रहा है, और जो y कोऑर्डिनेट लेगा 0 वो ये वाला निकाले। इसलिए दोनों आंसर दिए, ये भी आंसर दिया है इसमें, इसलिए मैंने दोनों बता दिया आपको, क्योंकि मान लो ये आपका दिया था कि x एक्सिस पे y एक्सिस पे दे देगा तो ऐसे होगा। मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 7 दिया है, करें पॉइंट x, y इज ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से क्या है, ये 5 यूनिट की डिस्टेंस पे है x, y। करे हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाइज इन द थर्ड कोऑर्डिनेट। करे कि थर्ड कोऑर्डिनेट में इस तरह की कितने पॉइंट लाइज करेंगे। देखो मैं समझा रहा हूं, फिर से आप लोगों को बता रहा हूं कि CBSE academic.nic.in से जाके 10th का पेपर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, इजीली मिल जाएगा, और उसका प्रिंट निकाल लो। मोबाइल से मत पढ़ना, आप मोबाइल से जितना दूर रहोगे बोर्ड के टाइम तक उतना ही सही रहेगा। प्रिंट निकाल लो, प्रिंट निकाल के आप उस क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ते जाओ और यहाँ से सोल्यूशन आप देख सकते हो। कुछ आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाकर अच्छी तरह समझ में आएगा। कह रहे ये पॉइंट x, y इज ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाइज इन द थर्ड कोऑर्डिनेट। देखो क्या कर रहा है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। कह रहा है कि यहां पे कोई थर्ड कोऑर्डिनेट पे कोई पॉइंट है x, y को थर्ड, और ये ओरिजिन आपका है 0,0। यहां से ये डिस्टेंस जो दिया है 5 यूनिट दिया है, कितना दिया है 5 यूनिट दिया है। अब इस तरह की ये कह रहा है कि 5 यूनिट के इस तरह के कितने पॉइंट्स होंगे, ये कह रहा है। इसको ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये पॉइंट x, y लाइज डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, हाउ मेनी सच पॉइंट्स, ठीक है, इन द थर्ड कोऑर्डिनेट केवल पूछा है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट ये आपका दिया है, ये सेकंड, ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड है, सॉरी ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। अब देखो इसमें होता क्या है, यहां पे लेके इसका एक रेडियस बना के ऐसे सर्कल बनाओगे, ये ऐसे सर्कल बनेगा, ये ऐसे सर्कल बनेगा, ऐसे सर्कल बनेगा ये। तो ये देख रहे हो, ये आपके रेडियस हो जाएगा, और ये 5 यूनिट, मतलब इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इस सबकी डिस्टेंस जो होगा ओरिजिन से क्या होगा 5 यूनिट होगा। मतलब आप देख रहे हो केवल थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो ये आपका इतना पार्ट आ रहा है थर्ड कोऑर्डिनेट में, मतलब इसमें क्या होगा, इस आर्क पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइट्स। ये पूरा यदि पूरा इसमें बोलता तो तब भी इनफाइनाइट आते हैं, और इसमें भी थर्ड में पूछा है, या सेकंड में पूछता तब भी, या फर्स्ट में पूछता है, या फोर्थ में पूछता, किसी भी क्वाड्रेंट में पूछा, या पूरे आपका प्लेन पे पूछता, तब आपका क्या होता है, इसका आंसर जो होता है इनफाइनाइटली मेनी। तो इसमें ऑप्शन में दिया है 0, ऑप्शन में दिया है 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, और इनफाइनाइट दिया है। तो इनफाइनाइट आपका क्या है, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट होंगे। तो ये आपका आंसर क्या है, इसमें डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये पूरा आपका सर्कल बनेगा, और ये सारे पॉइंट इसमें x, y कहीं भी लाइज कर सकता है, कहीं भी आप लोगों तो इसकी डिस्टेंस आपकी क्या होगी 5 यूनिट होगी। मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC, एक ABC यहाँ ट्रायंगल दिया है, फिगर दिया है ABC, इसमें कह रहा है कि ABC D जो है AB के पैरेलल है, ये D एक लाइन दी हुई यहाँ पे DE, ये इस लाइन के पैरेलल है, D जो है AB के पैरेलल है, ठीक है, DE पैरेलल AB है, ठीक है, ये आपको इसमें गिवन है। इफ AB इक्वल टू A, ये AB की जो डिस्टेंस A है, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, इसी में मार्क कर देता हूँ। एंड कह रहा है कि B दिया है x, ये B की वैल्यू x दिया है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद कह रहा है कि
डी एक्स दिया, सॉरी डी एक्स दिया है और बी दिया है, बी की वैल्यू इसमें बी दिया है, यहां से ये बी दिया है। उसके बाद से बोला है ईसी जो है वो आपका सी दिया है, यहां से ये वैल्यू आपका ईसी सी दिया है। तो इसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस देन एक्स एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ए बी सी, मतलब एक्स को एक्सप्रेस करना है ए बी सी के फॉर्मेट में, कि एक्स की वैल्यू ए बी सी के फॉर्मेट में क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है, आपने ये पढ़ा होगा ट्रायंगल में कि ये ट्रायंगल और ये दो ट्रायंगल इसमें बन रहा है, और दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर दिया है यहाँ पे एबीसी ट्रायंगल में, डी जो है आपका ए बी परपेंडिकुलर दिया है एक्सप्रेस। तो ये जो फिगर बनाया है, फिगर के हिसाब से ये इस पे पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं, और ये लाइन मान लो इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं भी यदि इक्वल होगा तो ये दो लाइन जो पैरेलल है और ये 90 डिग्री नहीं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे आपके। और इसके बाद से ये एंगल दोनों में क्या है, कॉमन है। यदि आप ये छोटा ट्रायंगल लेते हो और ये बड़ा ट्रायंगल लेते हो तो ये एंगल दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन ये कट कर रही है, ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। फिगर के हिसाब से 90 नहीं भी दिया तब भी ये दोनों बराबर होंगे, और ये एंगल आपके दोनों में कॉमन हो रही है। तो एंगल से क्या होगा, सिमिलर कौन सा होगा, आप ऐसे लिख सकते हो ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर ट्रायंगल होगा आपका डी ई सी। ये मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखो क्या क्या आपको साइड चाहिए, देखो ए बी यदि लेते हो, क्योंकि यदि सिमिलर ट्रायंगल है और ये एंगल से होगा, कैसे होगा, एंगल सिमिलरिटी से होगा, ठीक है। तो ये सब लिखना नहीं, मैं समझा रहा हूं केवल। तो ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब इसमें आपको क्या करना है कि साइड्स इसके प्रोपोर्शनल होंगे, तो साइड में जो प्रोपोर्शनल चाहिए वो ले दो। ए बी लोगे तो यहां से क्या है, डी, ए बी अपॉन डी। ये बेसिक इसलिए भी समझा रहा हूं कि आपको समझ में आए, मैं तो डायरेक्ट आंसर लिख देता, लेकिन समझा रहा हूं इसलिए वीडियो लंबा होगा, इसलिए ध्यान से देखोगे और कॉपी पेन लेके लिखोगे, समझोगे तो आगे बहुत फायदा करेगा। ये ए बी अपॉन जो डी आएगा, यहां से देखो क्या है, बी सी, तो बी सी ये पूरा लोगे, क्या लोगे, बी सी अपॉन यहां से क्या आएगा आपका ई सी आएगा। अब देखो ए बी अपॉन यदि ये ले रहे हो यहां पे डी, अब आपको इसमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, तो हमको एक्स निकालना है तो इसको उल्टा लिख देंगे। उसका फायदा क्या होगा अभी बता रहा हूं, डी अपॉन ए बी इक्वल टू हो जाएगा ई सी अपॉन बी सी हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि आपको जो निकालना है डी की वैल्यू क्या है, एक्स है, एक्स अपॉन क्या, ए बी की वैल्यू ए आ गया, इक्वल टू ई सी की वैल्यू क्या है, सी है, और यहाँ पे बी सी की वैल्यू क्या है, पूरी आएगा बी प्लस सी, तो ये आ गया बी प्लस सी। ये अब एक्स निकालना तो यहाँ क्रॉस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गया, ए सी अपॉन बी प्लस सी, ए सी अपॉन बी प्लस सी। और ये ऑप्शन में आपको दे रखा है बी ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन में दिया है ए सी बाई बी प्लस सी, और दिया है ए बी बाई सी, और एक दिया है ए बी बाई ए बी प्लस सी। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, ए सी अपॉन बी प्लस सी। ये निकाल सकते हो, इसका ट्रिक भी होता है लेकिन वो बड़ा होगा, तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जब भी ये निकालना तो पता होगा कि ये दोनों सिमिलर, तो ये अपॉन ये आएगा, और फिर इसका यदि सी है तो ये डायरेक्ट आएगा। देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, यदि आपको करना कभी इस तरह का क्वेश्चन, तो आपको पता है कि ये छोटा ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल के क्या होता है, सिमिलर होता है। तो छोटा बड़े के सिमिलर, तो ये साइड इसके प्रोपोर्शनल होगी, ये छोटी साइड इस बड़े की प्रोपोर्शनल आएगी। तो ये आप डायरेक्ट एक्स अपॉन, ये डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, एक्स अपॉन क्या लिख सकते हो, ए। जब एक्स लिए एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पे क्या सी है, सी अपॉन ये आएगा बी प्लस सी। एक लाइन का क्वेश्चन है, यहाँ से ए यहाँ चला गया, ए हो गया, तो ए सी अपॉन बी प्लस सी डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। मेरे ख्याल से ये समझ, बाकी ये पूरा एक्सप्लेन किया होगा कैसे आप करोगे क्वेश्चन। बाकी जिस बच्चे को आता हो आप डायरेक्ट यहाँ पे ले सकते हो कि ये दोनों कभी भी इस तरह का आएगा तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होगी। ये रीजन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए बताया हूँ, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको जो निकालना है एक्स, उसको ऊपर लिखो, एक्स निकालना पहले ना, तो एक्स को ऊपर, इसको भी ऊपर लिख सकते थे लेकिन हम इसको लेंगे, तो ये अपान ये लेंगे, तो ये छोटा अपान ये पूरा बड़ा आएगा, तो ये सी अपान आएगा, बी प्लस सी आएगा पूरा, ये बी प्लस सी नीचे, सी यहाँ पे है, तो ए जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ए सी अपान आपका या सी ए अपान बी प्लस सी होगा। मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इफ ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल दिया है इसमें फिगर में, वो आपका सेंटर दिया है यहाँ पे, ठीक है, सर्कल, एंड कॉर्ड पी क्यू मेक एंगल 50 विद द टेंजेंट, ये यहाँ पे टेंजेंट है और यहाँ पे एक दिया है कॉर्ड, ये बनाया है,
ये कह रहा है 50 डिग्री बना रही है, ये कॉर्ड आपकी है, ये P है, ये R दिया यहाँ पे, ये Q है, PQ ये कॉर्ड है जो इस पे, इस पॉइंट P पे टेंजेंट हुई एंगल 50 डिग्री बना रही है। तो इसमें ये कह रहा है कि विथ कॉन्टेक्ट P देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर, ये एंगल जो सेंटर पे बना रहा है, ये कॉर्ड जो है PQ, ये एंगल बना रही है सेंटर पे, तो ये एंगल आपको बताना है कि एंगल कितना होगा। सिंपल है, ये 50 है, ये 50 है, और ये कोई भी ऐसे सर्कल आपका दिया है, कॉर्ड ये टेंजेंट आपका है, ये सेंटर है, तो ये जो जिस पॉइंट पे होगा ये टेंजेंट इस पे क्या 90 डिग्री होती है, कितनी होती है 90 डिग्री परपेंडिकुलर होती है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो यहाँ से ये इसमें परपेंडिकुलर, ये 50 है तो ये 40 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम ये 90 होगा, ये 40 हो, दोनों साइड ये बराबर होगी, ये 40 तो ये भी 40 होगा, और जब ये 40 हो 40 80 हो गया तो आपका 100 हो गया। ये आपका इसमें आंसर दिया है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में आंसर जो दिया है 130 था, और आपका उसके बाद 100 दिया है, फिर आपको 50 दिया है और आपका 30 दिया है, तो यह 100 वाला आंसर आपका क्या है, करेक्ट है। ये मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में एक कॉन्सेप्ट लगा है बस, कि कोई भी सर्कल दिया है उस पर टेंजेंट आप ड्रा कर, जिस पॉइंट पे रेडियस उस पर परपेंडिकुलर होती है, तो ये आपका पूरा 90, ये 50 तो 40 हो, और ये दोनों साइड बराबर है। आइसोलेटेड एंगल कोई ट्रायंगल आपका दिया, दो साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल आपके बराबर होती है, तो ये दोनों 40 और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल गया। ये 10th क्वेश्चन दिया है, करे इक्विलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू सब्सक्राइब ए सर्कल। एक सर्कल जो है इसके PQRS आपका क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, कोई स्क्वायर और वो नहीं दिया है इसमें, क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल दिया है, और इसके अंदर आप क्या बना है, चारों साइडों को टच करके जा रही है सर्कल। तो कह रहा है इफ PQ दिया है 12 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर दिया है, और QR जो दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है, और RS जो दिया है, SR जो दिया है, ये आपको 14 सेंटीमीटर दिया है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ SP की लेंथ निकालने। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ है, NCERT का, ये आप उठाओ NCERT देखो, इसमें चले जाओ, चैप्टर आपका सर्कल में, ये सर्कल है, सर्कल में देखो आपका ये एक्सरसाइज है 10.2 में ये देखोगे, ये क्वेश्चन दिया है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसी कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन दिया है। इसमें होता क्या है कि कोई भी ये क्वाड्रिलेटरल है और उसके अंदर एक सर्कल आपका सब्सक्राइब है, तो ठीक है सब्सक्राइब है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो इनके अपोजिट साइड का सम होता है वो इक्वल होता है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा PQ प्लस SR इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से आएगा PS प्लस क्या आएगा आपका QR, ये आपका होता है अपोजिट साइड का, ये दोनों का सम, ये आपको प्रूफ करने के लिए आता है, यहाँ प्रूफ भी होता है। इसमें जैसे ABCD दिया है NCERT में, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, तो देखो इसी कॉन्सेप्ट में दिया है। अब ये प्रूफ आपको पता है कि इसका सम इसके सम के बराबर। अब करना क्या है, वे इन दोनों को जोड़ दो, इसमें से माइनस कर दो, ये आ जाएगा। तो इसको जोड़ोगे तो कितना होगा आपका 26 हो जाएगा, 26 में से 15 माइनस करना है, तो आपका 11 आंसर हो गया। तो आंसर आपका इसमें ऑप्शन में दे रखा है, आंसर में दिया है 15, फिर दिया है आपका 14, फिर दिया है 12 और फिर दिया है 11। तो आंसर आपका डी वाला लास्ट वाला 11 आपका क्या है, सही है। तो अब देखो क्वेश्चंस क्या है कि जो आपने प्रूफ कर रखा है उसी पे एमसीक्यू बना के दे देते हैं। मैं जैसे एपी का क्वेश्चन दिया हुआ था उसी तरह ये भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ। और ये प्रूफ भी बहुत आता है, बोर्ड में ये प्रूफ भी आता है बहुत ज्यादा, क्वाड्रिलेटरल भी देता है, और ये बोलता है कि यदि ये पैरेललोग्राम है ये आपका, तो वो आपका रोम्बस होगा, ये भी प्रूफ करने के लिए आता है। तो ये दोनों क्वेश्चन इसमें दिया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11, ये जो आपका 10.2 दिया है इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि गिवन दैट साइन थीटा का वैल्यू दिया a/b, देन cos थीटा निकालना है। क्या निकालना है, cos थीटा निकालना आपको। ऑप्शन देख लो पहले, a दिया इसमें b/√ab² माइनस a², और b दिया है इसमें b/a, c दिया इसमें √b² माइनस a² b, और d दिया इसमें a/√b² माइनस a²। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है,
आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच होता है, और कॉस थीटा क्या होता है, B बाई एच होता है। भाई जब ये P बाई एच होता है, B बाई एच, तो H तो दोनों में सेम है ना, H तो सेम आएगा, मतलब जब कॉस थीटा लोगे यहाँ तो B आएगा ना, जब यहाँ पे B है, ये आपका A बाई बी है, तो यहाँ पे B है तो ये तो B तो आंसर में आएगा ही ना, और B आंसर में कहाँ है, केवल C में है। देखो यहाँ B नहीं है, यहाँ B नहीं है, यहाँ B नहीं है, तो ये तीन ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, एक ही में ऑप्शन में B दिया, यदि दो में B दिया तो हम पूरा निकालते हैं, हम क्यों निकालेंगे। ये तो हो गया आपका जो क्वेश्चन इसमें दिया है सिंपल पर, उसका मैंने आंसर तुरंत बता दिया कि अब ट्रिक से इसको, इसी को ट्रिक बोला जाता है, और कोई ट्रिक नहीं है कि आपको ये देखा जाता है, हम ऑप्शन में भी वॉच करते हैं कि क्या इसमें हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ देखा कि ये तीन ऑप्शन हो ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। अब देखो क्या करेंगे कि आपको पता है कि हमको बेस निकालना है, तो बेस इसमें क्या आएगा, बेस जो इसमें होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच इसमें क्या है, आपको देखा कि एच की वैल्यू क्या है, ये आपका एच की वैल्यू बी है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका ये सी जो आपका होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 12 है, करे सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू क्या होगा, सेक होगा, साइन होगा, कोसेक होगा या कॉस होगा। इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आपको दिया रहा है। अब इसमें क्या करना है आपको कि ये यदि ये दिया है सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए इक्वल टू, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, प्लस इसको लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहां क्या हो गया 1 माइनस साइन ए। अब देखो ये 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, नीचे आपका क्या होगा कॉस ए, क्योंकि एमसीक्यू है तो हम स्टेप स्किप कर सकते हैं। ये कॉस ए हो गया, जैसे 1/2 हम लेते हैं और 1/2 लेते हैं, तो 2 सेम आता है, 1 + 1 2 हो जाता है। उस तरह सेम इसको भी हम करेंगे, कॉस ए आएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 माइनस साइन ए, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ये हो जाएगा ये। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए नीचे आएगा कॉस ए, इस कॉस ए से स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर है मतलब 2 बार आएगा, तो ये बच जाएगा आपका कॉस ए। इसका मतलब हो गया कॉस ए इंटू कॉस ए, तो एक कटेगा और एक बच जाएगा, इसलिए कॉस ए आपका यहाँ पे बच जाएगा, इसलिए आंसर इसमें क्या है डी जो आपका है करेक्ट आंसर है। अगला 13 जो क्वेश्चन कह रहा है इफ ए पोल 6 मीटर हाई, एक पोल आपका है 6 मीटर हाई है ये, ठीक है, करेक्ट कॉस्ट ए शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग, एक शैडो बना रहा है, मान लो इधर सन है कहीं, ठीक है, इधर सन से, तो ये 2√3 मीटर लॉन्ग बना रहा है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, देन द सन एलिवेशन इज, सन का एलिवेशन कितना होगा, आपका इस सन का एलिवेशन बताना है कि ये थीटा कितना होगा। सिंपली आपका क्या है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस हो जाएगा, तो यहां से आप लोगे tan थीटा, tan थीटा आपका क्या आएगा, यहाँ पे tan थीटा आएगा, तो आपका 6 अपॉन क्या होगा p बाई b होता है, तो ये आपका 2√3 हो गया, इसको आपने काट दिया तो ये 3 हो गया। अब 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3 अपॉन √3, तो ये √3 से √3 कट, या तो रैशनलाइज करो या 3 को √3 इंटू √3 लिख दो, या √3 से ऊपर जब मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। तो ये बच गया आपका √3, √3 कितना होता है tan 60 डिग्री, कई लोग इसको √3 = 60 नहीं होता है, tan थीटा = 60 हो गया, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आएगी। अब इतना आपको करना नहीं, आपको पता है कि ये इससे इसको डिवाइड करना, ओरल भी आप कर सकते हो, 6 को डिवाइड करें, 2 से कट गया 3, और 3/√3 √3 होता है, 3/√3 आपका क्या होता है √3, या √3 जो वैल्यू होती है वो tan में 60 डिग्री हो, इसलिए आंसर इसमें क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इसमें ए ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दिया है 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री, तो ये आपका 60 डिग्री इसमें क्या है करेक्ट आंसर है। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, कोई आपका सर्कल है, ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इस तरह का, इफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज क्या, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसका पेरीमीटर, अब मान लो ये आपका रेडियस दिया है, तो रेडियस में इसका पेरीमीटर क्या होता है सरकमफ्रेंस होता है, तो सरकमफ्रेंस जो है वो क्या है, किसकी एरिया है, एरिया के इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल है, इसका जो सरकमफ्रेंस है और इसका एरिया जो न्यूमेरिकली इक्वल है, क्योंकि इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इसका ये यूनिट जो आएगा सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में आएगा, इसका स्क्वायर में आता है,
यूनिट स्क्वायर होता है, इसका यूनिट कोई भी लेते हो मीटर सेंटीमीटर, और इसका एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर में, तो आपका उसकी यूनिट इक्वल नहीं होगी, नंबर आपके इक्वल हो सकते हैं। तो ये सी जो होता है सरकमफ्रेंस से होता है 2 पाई आर, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई कट गया, एक आर से आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ आर इंटू आर या 2 इंटू आर, एक आर से एक आर कट गया, तो आर की वैल्यू क्या होगी 2 यूनिट आई, क्या आई 2 यूनिट, जो इसमें ऑप्शन में आपको दे रखा है, ए में ही दिया है 2 यूनिट, ए में दिया है 2 यूनिट, बी में दिया है इसमें 2 दिया है 2 यूनिट, इसमें पाई यूनिट दिया है, सी में दिया है 4 यूनिट और डी में दिया है आपको 7 यूनिट। तो आपको ये 2 यूनिट वाला आंसर करेक्ट है, और ये हमेशा क्वेश्चन आता है, कई बच्चों को याद भी रहता है यदि सरकमफ्रेंस एरिया के इक्वल है तो 2 यूनिट पे ही होगा, जब रेडियस इसकी 2 हो, 2 सेंटीमीटर हो, 2 मीटर हो, 2 किलोमीटर हो, एक ऐसा सर्कल बने 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट का, तो उसका सरकमफ्रेंस और एरिया न्यूमेरिकली इक्वल होगा। 15 कह रहा है इट इज प्रपोज टू बिल्ड ए न्यू सर्कुलर पार्क इक्वल टू द एरिया ऑफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 16 एंड 12 मीटर इन ए लोकेलिटी, द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क। इसमें क्या करेंगे, 2 पार्क आपको दे रखा है, ये 2 पार्क है, एक का जो डायमीटर दिया है आपको 16 दिया है, ये छोटा बनेगा, एक का डायमीटर आपको 16 दिया है, 16 मीटर दिया है, एक का डायमीटर 12 मीटर दिया है, इन दोनों पार्क के एरिया के बराबर, दोनों पार्क के एरिया के बराबर एक नया पार्क हम बना रहे हैं, तो इसमें बताना है कि इसका रेडियस कितना है, इसमें देखो इसमें डायमीटर दिया है, इसमें रेडियस पूछा है, तो इसका रेडियस कितना हो गया 8, इसका रेडियस हो गया 6, तो इन दोनों का जो एरिया होगा वो एरिया इस एरिया के, भाई इसका रेडियस मान लो r मान लिया, तो इसका जो एरिया इन दोनों के एरिया के बराबर होगा, तो इसमें देखो इसके एरिया में क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा पाई इंटू 8 स्क्वायर, प्लस इसका एरिया क्या होगा पाई इंटू 6 स्क्वायर, पाई इंटू 6 स्क्वायर होगा, क्योंकि ये इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें डायमीटर 16 दिया है, तो इसका रेडियस 8 हो गया और इसका रेडियस 6 हो गया, इसका आपका ये निकालना ही है बड़े वाले का, तो बड़े वाले का रेडियस निकालना है, तो ये आपका पाई से पाई क्या होगा, पाई यहां से कट गया, 8 के स्क्वायर 64 और 6 के स्क्वायर 36 बचेगा, ये हो गया पाई आर, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 100 हो गया, तो आर की वैल्यू 10 हो गई, यही आपको ऑप्शन में दे रखा है, कि ऑप्शन में आपको दे रखा है 10 मीटर, ये सारे मीटर में दिए हैं, तो ए दिया आपका 10 मीटर, उसके बाद से लिखा है 15 मीटर, उसके बाद से लिखा है 20 मीटर, उसके बाद से लिखा है 24 मीटर, तो ये आपका 10 जो है करेक्ट आंसर है। अब देखो इसका मैं बता देता हूं ट्रिक, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 2 सर्कल को मिला के कभी भी एक सर्कल बनाते हैं उसके एरिया इक्वल होता है, तो ये पाई आर स्क्वायर होता है, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, पाई से पाई क्या होता है कट जाता है, ये पाई से पाई कॉमन लेके कट जाएगा, कॉमन ले कटता है, तो आर स्क्वायर जो होगा ये r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, और मान लो 3 सर्कल का होगा तो r3 स्क्वायर हो जाएगा, 4 सर्कल का होगा तो r4 स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे आपका ये आएगा आपका। इसी में क्वेश्चन आता है कि इसका ये 2 सर्कल दिया है, इन दोनों सर्कल के जो सरकमफ्रेंस है उस सरकमफ्रेंस के बराबर एक हम सर्कल बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई आर, और इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई r1 लो और प्लस 2 पाई r2 लो, तो 2 पाई यहां से कॉमन होगा, वही r1 प्लस r2 आएगा, और यहां 2 पाई r होगा, 2 पाई से 2 पाई कट गया, r इक्वल टू होगा r1 प्लस r2। तो इस केस में क्या होगा, जब सरकमफ्रेंस, ये आपका सरकमफ्रेंस हो गया, ये आपका एरिया के फॉर्मेट में दिया है, एक क्या दिया एरिया के फॉर्मेट में, तो एरिया जब इक्वल होगा तो अब आर स्क्वायर जो होगा r1 स्क्वायर r2, ये डायरेक्ट याद रखो क्योंकि आपको बनाना नहीं है, पता है इसका 8 आता है, इसका 6 आता है, 8 के स्क्वायर 8 और 6 का ट्रिपलेट बनता है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम बनेगा, इन दोनों के स्क्वायर का सम आ रहा है, तो पाइथागोरस 8 6 और 10 का ट्रिपलेट होता है, 10 आप तुरंत मार दोगे, बस क्वेश्चन पढ़ते। और इसमें क्या आएगा आपका, जब सरकमफ्रेंस इक्वल दोनों को जोड़ना 8 और 6 कितना होगा 14, इसलिए इसमें तो नहीं दिया, ऑप्शन में नहीं दिया, कई बार आपको दे देता है 8 प्लस 6 14 भी दे देता है, ऑप्शन में कर नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 कह रहा है देयर इज ए स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2 वे यूनिट, आपको ये स्क्वायर बोर्ड है, इसके अंदर एक सर्कल है, कह रहा है सब्सक्राइबिंग इस रेड सर्कल, ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल बना दिया है, ऐसे इसके अंदर सर्कल बनाया, और ये 2a दिया है, यहाँ पे 2a है, ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा,
ठीक है, स्क्वायर है, और इसके अंदर एक क्या बना दिया, सर्कल है। जावेद इज आस्क्ड टू कीप ए डॉट ऑन द एबव सेड बोर्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट कीप्स द डॉट ऑन द शेडेड रीजन, ये रीजन शेडेड है, ये वाला रीजन जो है इसके जो ये सर्कल के और इसके बीच में है, स्क्वायर के बीच में ये एरिया, ये रेडियस है, तो ये कह रहा है कि डॉट आप इसके बीच में लगाते हो जो शेडेड रीजन के बीच में, तो उसकी बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी बताना है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, जो ये जो पोर्शन है इसका एरिया अपॉन टोटल, तो टोटल जो स्क्वायर का एरिया क्या आएगा, स्क्वायर का एरिया 2a साइड है तो 4a स्क्वायर हो गया, 2a का स्क्वायर होगा साइड स्क्वायर, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर में से इस सर्कल के एरिया माइनस करोगे तो ये शेडेड रीजन के एरिया आएगा, क्योंकि सर्कल के एरिया क्या होगा, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, क्योंकि पूरा 2a है तो पूरा डायमीटर 2a होगा तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, a इधर रहेगा आपका, तो a प्लस ये 2a हो गया, तो ये एरिया जब इसका माइनस करोगे तो क्या होगा, पाई r स्क्वायर, मतलब पाई a स्क्वायर, इसका एरिया क्या हो गया, इसका एरिया जो निकालोगे तो हो गया पाई a स्क्वायर, r की वैल्यू आपका a के बराबर है, ये आपका आ गया शेडेड रीजन के एरिया, मैंने क्या निकाला, शेडेड, नीचे आपका क्या आएगा, टोटल एरिया 4a स्क्वायर, ये आपका प्रोबेबिलिटी आ गई जो पूछ रहा है ये, क्योंकि ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन है। अब यहां से देखो क्या कॉमन हो सकता है, ऊपर से a स्क्वायर कॉमन होगा तो ये 4 माइनस पाई आएगा, और ये 4a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, तो आंसर में 4 माइनस पाई अपॉन 4, 4 माइनस पाई अपॉन 4 दिया है, तो ये आपको ऑप्शन में इसमें दे रखा है, बी ऑप्शन देखा, ऑप्शन में दिखा है पाई बाई 4, फिर लिखा है 4 माइनस पाई बाई 4, फिर लिखा है पाई माइनस 4 बाई 4, और लिखा है 4 बाई पाई, तो ये वाला ऑप्शन आपका, बी वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। मेरे ख्याल से अच्छी तरह ये भी समझ में आ गया होगा। 17 कह रहा है कि 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स एंड 4 कार्ड ऑफ स्पेड आर मिसिंग फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो देखो 52 कार्ड्स है पूरा, इसमें से 2 कार्ड निकाला है हार्ट का, 2 हार्ट का निकाला, और जो बचे हुए कार्ड में से 4 और निकाला है स्पेड का, ये हार्ट का निकाला और ये स्पेड का निकाला है, ठीक है। कर ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, अब बचा कितना आपका यहाँ पे 52 में से 2 माइनस करोगे तो 50 आएगा, 50 में से 4 माइनस करोगे तो 46, बचा कार्ड आपका कितना 46, ठीक है। इतने कार्ड बचे हुए हैं, ये 2 और ये 4 आपने निकाल लिया, तो 46 में से फिर उसमें से निकाल रहा है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी आपको क्या निकालना है, ब्लैक कार्ड। अब ब्लैक कार्ड कितना बचे भाई, ये जो स्पेड निकाला है तो ब्लैक होता है, स्पेड निकाला तो ब्लैक होता है, और ये हार्ट जो होता है रेड होता है, तो ये 46 तो नीचे आएगा, नहीं आएगा, 46 नीचे आएगा, तो जो जिसमें 46 आंसर होगा वही आंसर है, बी और डी में 46 दिया है, ए और सी में आपका 52 दिया, तो वो तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हुआ आपका कि अब यहां पे क्या आएगा, तो टोटल जो ब्लैक कार्ड बोला है, ब्लैक कार्ड टोटल कितना होता है 26, और ये रेड है, ये आपका रेड है, हार्ट रेड होता है और स्पेड आपका ब्लैक होता है, तो स्पेड आपने निकाला है, स्पेड ब्लैक निकाल दिया, तो इसमें से 4 माइनस किया तो कितना आ गया 22 आ गया। तो आपको क्या हुआ कि ये जो आपका 22 कार्ड जो आपने ये बचेगा वही आपका यहां आ जाएगा, तो 22 बाई अपॉन क्या हुआ 46, इसको काटा नहीं है, ऑप्शन में आपको ऐसे ही दिया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में जो इसमें दे रखा है, ए लिखा है इसमें 22 बाई 52 जो कि आंसर नहीं होगा, बी दिया 22 बाई 46, और सी दिया है 24 बाई 52, और डी दिया है 24 बाई 46, तो आंसर आपका क्या होगा 22 बाई 46, क्योंकि 22 ब्लैक कार्ड बचेगा और ये आपका टोटल जो कार्ड होगा 46 होगा। मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें कह रहा है द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, इसमें हाइट दिया है आपका सेंटीमीटर में और लिखा बिलो 140, ये सेंटीमीटर में हाइट है, बिलो 140 आपका नंबर ऑफ गर्ल्स 4 है, 145 के बिलो ये आपका 11 है, 150 के बिलो 29, 155 के बिलो 40 और 160 के बिलो 46 और 165 के बिलो दिया 51। अब इसमें ये पूछ रहा है आपसे टोटल कि इसमें पूछ रहा है कि जो इसका मॉडल क्लास होगा उसका अपर लिमिट क्या होगा। तो देखो मॉडल क्लास के लिए क्या है, ये आपको बिलो दिया है, ये क्लास इंटरवल नहीं दिया है, तो हम बिलो से क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं ये सीखना जरूरी है
ये जब सीख लोगे तो आपको तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। और मैं इसी पे जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है यही पे बता दूंगा कि आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कैसे आंसर आएगा। लेकिन बेसिक समझना जरूरी है। बेसिक समझने के लिए इसमें क्या है कि यहाँ पे मान लो क्लास इंटरवल आपने निकाला, तो क्लास इंटरवल निकाला और यहाँ पे मान लो फ्रीक्वेंसी आई, तो क्लास इंटरवल देखो बिलो ये आप लिखोगे, इसमें बिलो 140, क्योंकि आपकी नीचे की लिमिट नहीं दी हुई है, इसमें ज्यादातर दिया नहीं रहता, तो इसमें आपका 4 ही आएगा। अब ये हमारा 140 से 145 के बीच में, तो ये 11 में से ये क्या होता है, माइनस होता है। 11 में से 4 माइनस करोगे तो ये आपका कितना आएगा, 7 आएगा। फिर यहां पे जो आएगा आपका, इसको ध्यान से समझना है कि 140 से 145 के बीच ये आएगा, फिर 145 से 150 के बीच में, इसमें से ये माइनस होगा, इसमें से ये माइनस होगा, तो आपका ये 29 में से 11 माइनस होगा, तो ये आपका आ जाएगा 18। फिर यहाँ 150 से ये आपका आएगा 155 में इस 40 में से ये माइनस होगा तो 11 आ जाएगा। और फिर 155 से आपका 160 होगा, तो 160 में ये माइनस होगा आपका यहाँ पे, तो 46 में तो ये 6 आ जाएगा। और लास्ट में 160 से आपका क्या आएगा, 165 आएगा, और ये 51 में से माइनस होगा तो ये आपका ये 5 आ जाएगा। इस सबको हम जोड़ेंगे तो आपको 51 आएगा। देखो इसको फिर समझा रहा हूं कि कैसे निकालते हैं। ये जो बिलो दिया होता है 140, मतलब ये कहता है कि 140 से बिलो जो है ये आपके केवल 4 गर्ल्स हैं, और आपका 45 के बिलो 11 गर्ल्स है। तो भाई 140 के बिलो आपका 4 है और 145 के बिलो 11 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में आपका 11 माइनस 4 7 गर्ल्स है, तभी तो 7 4 11 आ गया ये। तो ये हमको इंटरवल, अब इसमें देखो आपका क्या हुआ कि सबसे जो बड़ी फ्रीक्वेंसी है कि 18 है, और 18 के जो सामने होता है वही क्या होता है, मॉडल क्लास हो जाता है। अब मॉडल क्लास के क्या पूछा, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट आपको कितनी आ जाएगी, ये 150 की डी आंसर है। अब मान लो कि आपको ये बनाने का तो एमसीक्यू में बहुत टाइम लगेगा, ये यहां से कैसे करना, तो सिंपली ये देखना है कि ये जो पहला इंटरवल हमारा बनेगा तो बिलो 140 ही बनेगा। बिलो 140 में कि इसकी लोअर लिमिट नहीं दी होती है, 135 से नहीं हो सकता कि 130 का कोई बच्चा हो या बच्ची हो, तो ये आप ऐसे बिलो लिखते हैं। इसमें आपका 4, अब देखो इन दोनों के बीच लेते हो 140 से 145, तो इन दोनों का अंतर आता है, बस इसके सामने ये समझ लो कि ये मान लो 140 से 145 है, तो ये दोनों आपको इसी जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है यहीं पे आप लिख सकते हो मार्क करके, यहीं पे आप मार्क करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे देख लो 7 आ जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में देखोगे कि ये जो 2 आ रहा है यहाँ पे, ये 18 आ गया। अब देख रहे हो, अब यहाँ इन दोनों के बीच में देख रहे हो तो ये आपका 11 आ गया। इन दोनों के बीच में देख रहे हो तो यहाँ पे ऐसे ही एरो बना के हम लिख सकते हैं यहीं पे, तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और इन दोनों के बीच में लो तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 5 आ रहा है। अब देख रहे हो 18 है, और ये 18 किसके बीच में आ रहा है, ये 140 से 5 से 150 के बीच, तो ये अपर लिमिट आपकी ये आ जाएगी 150। तो ये बनाने की जरूरत नहीं, आप इस पे बना के प्रैक्टिस कर लो तो यहीं से आप निकाल सकते हो कि ये इंटरवल आएगा और ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये आएगी, तो इसलिए हमारा ये मॉडल क्लास हो जाएगा। मेरे ख्याल से अच्छी तरह ये समझ में आ गया। कई बार मॉडल क्लास की अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी पूछ देता है, उनका एवरेज भी पूछ देता है, अलग अलग टाइप से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन इसमें 19 है। अब 19 और 20 जो है एक नंबर के ये क्वेश्चन आपको दिए हैं, एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन। तो इसमें दिया है आपका डायरेक्शन लिखा है इन द क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, ए स्टेटमेंट ऑफ एसर्शन ए इज फॉलोड बाय द स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको इसमें बताना है। स्टेटमेंट ए कह रहा है सेशन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप is the sum of the curved surface area of hemisphere and curved surface area of the cone। अभी मान लो इसे बनाया टॉप, ये लट्टू बनाया इस तरह का ऐसे, ठीक है, तो ये आपका फिगर में यहाँ बना रखा है। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसका जो कह रहा है कि एसर्शन बोला है कि द टोटल सरफेस एरिया जो होगा ये सम होगा, ये जो आपका ये क्या है आपका, ये आपका हेमिस्फीयर है, तो सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया, इसका CS से कर्व सरफेस एरिया का CS से आएगा, ये ऊपर का CS से, एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ये कोन आपका है, ऐसे कोन आपका है, तो कोन का आपका केवल CS से, कोन का क्या लेना है, केवल CS, ये एरिया नहीं होगा, इसमें एरिया नहीं होगा क्योंकि दोनों चिपक गया यहाँ पे, तो ये आपको बिल्कुल ट्रू बता रहा है। इसका जो रीजन दिया है स्टेटमेंट आर जो दिया रीजन का, टॉप इज ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ
द हेमिस्फेयर एंड द कोन टुगेदर। जो टॉप बनता है, जो लट्टू ये बनती है, वो क्या होता है कि प्लेन्स दोनों को जोड़ के बनता है, वही ये चीज बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ ही इसमें कह रहा है एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन ए। इसलिए इसमें ए जो है करेक्ट आंसर है। ये आप लोगों को पता है कि चारों एबीसी में क्या लिखा रहता है। अगला जो क्वेश्चन दिया है 20th क्वेश्चन जो अगला है, तो ये जो आपका 20th क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्टेटमेंट ए एसर्शन कह रहा है कि -5 -5/2 0 5/2 इज एन एपी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये लिखा है, तो ये आपको देख चेक कर लो। इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, -5/2 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 5। तो 5 में से इसको करोगे सॉल्व तो 5 2 10, 10 में से 5 गया, ये 5/2 आ गया। फिर ये करोगे 0 -5/2, तो ये हो गया 0 + 5/2, तो ये भी आ गया 5/2। इसमें से इसको माइनस करोगे 5/2 - 0, तो ये भी 5/2। तो ये आपका डी क्या आ रहा है, तीनों बराबर आ रहा है, मतलब डी हर जगह सेम है। इसका मतलब क्या है, ये आपका एपी में है, ये आपका ट्रू है। अगला बोल रहे हैं, इसमें रीजन जो दिया है कह रहा है कि द टर्म ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। ये कह रहा है कि किसी भी एपी में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर नहीं आ सकते, कैन नॉट बी। तो इसलिए ये आपका जो रीजन दिया है ये आपका फॉल्स है, क्योंकि देखो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आया और एपी में बनता है, ऐसा आता है। इसलिए इसमें जो होगा सी ऑप्शन होगा कि असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। तो ये सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन थे, 20 के 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। और मेरे ख्याल से अच्छी तरह इसको डिटेल देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी और बोर्ड के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। और आगे जो आपका सेक्शन बी में ये बताऊंगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि अच्छी तरह समझ में आया तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इसको लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंडों में शेयर कर सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो कि वीडियो कैसा लगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।